हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, first of all, I will introduce to myself. I am Neha Kashyap, MPhil UGC NET qualified in sociology and also pursuing PhD in sociology. So guys, आज हम देखने वाले हैं हमारा जो स्टार्टिंग से हम देख रहे थे बेसिक सोशोलॉजी। सो हम डिस्कस कर चुके हैं डार्क एज, एनलाइटमेंट पीरियड, देन हमने वो सब देख लिया है ऑलरेडी वीडियोस में। सो गाइज, अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर फ्रांस की क्रांति, जो कि हमारे सोशलॉजी या समाजशास्त्र विषय को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो आपकी फॉर MA सोशोलॉजी, UPPGT, UGC नेट, UPHES एग्जाम्स इन सोशोलॉजी में जो भी होते हैं वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे जो समाजशास्त्रीय सोशोलॉजी है वो उसका इमर्जेंस कैसे हुआ, वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है एंड कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा सोशोलॉजी आगे बढ़ता गया। सो उसमें हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बताती है। सो गाइज, हम आज इसको देखने वाले हैं। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी दैट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गाइज, देखते हैं। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर फ्रांस की क्रांति की। सो गाइज, ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था 1798 में हुआ था। सॉरी, दिस इज़ रॉन्ग मेंशन हियर, 1789। सो गाइज, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज, हुआ क्या कि 1789 की जो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुई थी, वो एक फ्रांस के लिए ही नहीं, वो पूरे विश्व के इतिहास में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति के समय में फ्रांस में ही नहीं और जितना भी समस्त हमारा विश्व था उसमें एक नए युग का सूत्रपात हुआ। फ्रांस की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नवीन धारणा को जन्म दिया। राजनीति तथा समाज के विषय में एक नए सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा और एक नवीन आशा का संचार हुआ। सो गाइज, देखते हैं हम धीरे धीरे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे। सो उससे पहले हम याद रखेंगे कि हमारा जो फ्रांस की क्रांति हुई है वो 1789 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में। सो गाइज, होता क्या है कि फ्रांस की जो क्रांति थी ना, उसमें स्टार्टिंग में फ्रांस में क्या होता था कि सदियों से ही एक सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी। सो गाइज, सामंतवादी व्यवस्था क्या होती है? सो गाइज, जो हमारी सामंतवादी व्यवस्था है उसमें देखा जाता था जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते थे, जैसे कि राजा हो गए या फिर जो जिनके पास पैसा था, शक्ति थी, वो अपने से निम्न वर्ग के लोगों को दबा कर रखते थे, उनका शोषण करते थे। तो हमारी ये सामंतवादी व्यवस्था आपके फ्रांस में चली आ रही थी सदियों से। तो उस व्यवस्था के जो स्वामी थे वो कौन थे? तो गाइज, याद रखेंगे कि एक बुर्बू वंश था। बुर्बू वंश का वहाँ पर सदियों से शासन चल रहा था। बुर्बू वंश के अकॉर्डिंग ही एक उसका जो उत्तराधिकारी आता था, फिर वो राजा बनता था, नेक्स्ट उसका नेक्स्ट वाले का जो उत्तराधिकारी बनता था वो राजा बनता था। सो ऐसे ही वहाँ पर चलता गया। तो काफ़ी सदियों से फ्रांस में यही सिस्टम होता आ रहा था। सो देखिए गाइस कि जो हमारा बुर्बू वंश है वो सदियों से शासन कर रहा था वहाँ पर। सो गाइस, कुछ इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे राजा हुए हैं बट कुछ इम्पोर्टेंट जो राजा हुए हैं जो नियर बाई हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो गाइस, यहाँ पर हमारे जो राजा होते थे वो लुई के नाम से होते थे। लुई 14वां या फिर 14th, लुई 14 जो है हमारे, सबसे पहले वो देखेंगे। सो उन्होंने एक परामर्श दिया था कि जो उनका उत्तराधिकारी होने वाला था, जो नेक्स्ट राजा बनने वाला था, उन्होंने लुई 14 वाले ने बोला था कि जनहित के कार्य करना, युद्ध करना और अच्छे परामर्शदाता रखना।
सो गाइस क्या हो कि जो लुई 14 थे हमारे, उनकी डेथ हो जाती है। देन नेक्स्ट वाले जो उनके उत्तराधिकारी आते हैं वो आते हैं लुई 15वें या फिर लुई 15 वाले। सो गाइस ये क्या कहते हैं। सो गाइस जो 15 वाले जो थे हमारे किंग उस टाइम पे, वो बहुत ही ज़्यादा निर्बल विलासिता जीवन जीने वाले और बहुत ही लापरवाह एक शासक थे, जिनको अपनी राज्य में क्या हो रहा है या हमारे राज्य की जनता क्या परेशानियों से गुजर रही है। सो लुई 15 को उन सब से कोई भी मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपना विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, बहुत ही निर्बल थे, वो युद्ध भी नहीं करना चाहते थे और एक लापरवाह शासक थे। सो ध्यान रखेंगे गाइस कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ये कहा था, जो 15 वाले हैं उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कहा था 1774 में कि मेरे बाद प्रलय होगी, और एग्जैक्टली में ऐसा हुआ भी। सो गाइस नेक्स्ट आते हैं हमारे लुई 16वां या 16। तो हमारे जो 16 वाले आए हैं वो कैसे राजा हुए। उनसे पहले जो 15 आए थे उन्होंने बोला था कि मेरे बाद प्रलय होगी। सो 16 वाले जो थे शासक संचालन के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त थे और अदूरदर्शिता से ही क्रांति का पथ प्रशस्त कर दिया था। सो गाइस देखते हैं यहाँ पे ये जो राजा थे उस टाइम पे, तो इनकी जो वाइफ थी वो अपने श्रृंगार में, अपनी चीज़ों को, भौतिक वस्तुओं में, अपने महंगी महंगी चीज़ों को ही व्यय कर देते थे। सब कुछ, सारा पैसा उसी में ही लगा देते थे, अपनी राज्य के बारे में नहीं सोचते थे ये लोग। सो क्या हुआ कि अब जो हमारे स्टार्टिंग में बोले गए थे, फर्स्ट जो हमारे आए थे 14 आए थे, सेकंड आपके आए हैं आपके 15 एंड थर्ड वाले आते हैं हमारे 16 वाले। तो याद रखेंगे गाइस कि अगर पूछ लिया जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किस शासनकाल के टाइम में हुआ था, तो वो आपका लुई 16 आ जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि पहले के टाइम में जब वो शासन करता था बोर्बो वंश, तो वहाँ पे हमारा जो फ्रांस था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। 3 स्तरों में, स्तर नहीं है ये, स्टेट्स का मतलब होता है आपका यहाँ पर, स्टेट का मतलब है यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा एरिया, एक बहुत बड़ा जगह, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या था। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन लोग बिलोंग करते थे, कौन कौन लोग वहाँ पर रहते थे। सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, देन वो मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो किस रीज़न से हुआ था। उसका मेन रीज़न आता है कि जो ह्यूमन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम एंड इक्वालिटी के लिए। ध्यान रखेंगे, फॉर द फ्रीडम एंड इक्वालिटी हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। जो वहाँ पर नीचे वर्ग के लोग थे जो कि सामंतवादियों के द्वारा एक्सप्लॉइटेड हो रहे थे, उन लोगों को अब फ्रीडम चाहिए थी, उन लोगों को इक्वालिटी चाहिए थी। सो इस रीज़न से अब उन लोगों ने फ्रेंच में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। सो आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो किस रीज़न से हुआ था। वहाँ पे जो लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल किया फ्रीडम पाने के लिए, इक्वालिटी पाने के लिए। सो देखते हैं गाइस कि फर्स्ट में हमारे कौन कौन आते थे। हायर क्लर्जी जो कि कार्डिनल होते थे, आर्क बिशप होते थे, बिशप होते थे एंड पोप होते थे। सो हिंदी में देखते हैं धर्माधिकारी वर्ग जो कि एक तरीके से रिलीजियस लीडर्स थे वहाँ पर, वो आते थे फर्स्ट वाले स्टेट में। जैसे इसमें देते हैं धर्माधिकारी वर्ग में बिशप होते थे, आर्क बिशप होते थे, कार्डिनल या फिर पादरी होते थे। सो गाइज ये सब उनके नाम हैं पर्टिकुलर, आपको ये सिर्फ समझना है। सो हम याद रखेंगे कि फर्स्ट वाले स्टेट में कौन कौन से हमारे पीपल वहाँ पर रखे गए, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि रिलीजियस लीडर, जो भी रिलीजियस लीडर आते थे वो सब फर्स्ट स्टेट में हमारे वहाँ पर मेंशन थे। सो सेकंड स्टेट देखते हैं गाइस। सेकंड स्टेट में हमारे आते थे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ या फिर सामंत वर्ग। एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ कौन, जो कि राजा होते थे या फिर आपका
हमारे जो वहाँ पे राज्य में मिलिट्री हुआ करती थी या फिर कोई बड़ा अधिकारी है वहाँ पर, वो फैमिलीज़ आती थी जो कि आपका राज्य कर रही हैं, काफ़ी टाइम से राज्य कर रही हैं, या फिर पावरफुल सत्ता वाले लोग हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज में आपका वो आ जाएगा। थर्ड स्टेट में आते हैं आपके पीजेंट्स, मर्चेंट्स, आर्टिशंस एंड अदर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जन सामान्य या फिर कॉमन पीपल, जैसे कि हम लोग हैं। सो गाइज, एक बार और हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारा जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें क्या था कि वहाँ पे स्टेट्स होते थे। स्टेट्स का मतलब क्या है, एक बिग लैंड, एक बहुत बड़ा एरिया होता था जहाँ पर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट पार्ट में आपके वो लोग रहते थे जो कि एक रिलीजियस लीडर होते थे, जो कि वहाँ पे चर्च में कार्डिनल या फिर आर्क बिशप वगैरह होते थे। एंड सेकंड स्टेट में आपके वो लोग रहते थे जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ थी। इसका मतलब कि जो लोग सामंत वर्ग के थे, जो लोग राजा थे या जो राजा की सेना में अधिकारी थे, वो लोग रहते थे। थर्ड में आपके आते हैं पीजेंट, मर्चेंट, आर्टिशंस एंड अदर, या फिर कॉमन पीपल जो थे वो थर्ड स्टेट में आपके रहते थे। सो गाइस, एक चीज़ और हम इसमें नोट करेंगे, अच्छे से याद करेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो किन लोगों ने किया था या फिर किन स्टेट के लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को किया था। सो गाइस, ध्यान रखेंगे हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो आपका जो थर्ड स्टेट में लोग रहते थे उन लोगों ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट जो फर्स्ट एंड सेकंड हमारी स्टेट थी उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध अपना फ्रेंच में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। बिकॉज जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो बहुत ही साधारण से लोग थे जिनका शोषण हुआ करता था। जिस तरह से वो फर्स्ट एंड सेकंड वाले उनको चलाते थे वो ऐसे ही अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। सो क्या हुआ कि एक ना एक दिन तो जागरूकता आती ही है, कॉन्शियसनेस आती है। सो वो लोग अब अपने आप को समझ गए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है। सो अब उन्होंने फ्रांस में रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। स्टार्ट क्यों किया था? बिकॉज़ वो अब फ्रीडम चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे। वो हमेशा की तरह जैसे बहुत सालों से दबकर आ रहे थे, अब वो उससे आज़ादी चाहते थे। सो याद रखेंगे ये सब, याद रखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ थर्ड स्टेट। एंड थर्ड स्टेट जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट हैं उनमें जो लोग रहते थे उनसे फ्रीडम चाहते थे, उनसे इक्वालिटी चाहते थे। बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। सो गाइज, आप जैसे देख सकते हैं कि कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी क्रांति होती है तो उसके कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर देखने को मिलते हैं। सो जब ये क्रांति हमारी फ्रांस में हुई तो क्या हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई, लोगों ने अपने आप को फ्रीडम देना स्टार्ट किया। देन क्या हुआ कि उनका जो इंटेलेक्चुअलिटी थी वो आगे बढ़ती चली गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कुछ थिंकर्स आए, उन थिंकर्स ने अपनी इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव से लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि ऐसे आपको रहना चाहिए। सो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे थिंकर्स आते हैं, उनमें से हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारे आते हैं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है गाइस, सो मॉन्टेस्क्यू की जो बुक है आपकी वो है द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने 1748 में इसको लिखा था। वो कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी सच एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एट वन प्लेस। हिंदी में देखते हैं, अभी हिंदी में देखेंगे हम। सो ही बिलीव इन द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। सो वो कहते हैं कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर में नहीं बिलीव करना चाहिए, हमें इंडिविजुअलिटी में बिलीव करना चाहिए कि पर्टिकुलर व्यक्ति को उसकी लिबर्टी होनी चाहिए, उसको अपनी किसी भी पावर को यूज़ करने का अथॉरिटी होना चाहिए। सो लेट्स सी इन हिंदी। वो अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में कहते हैं कि विचार व्यक्त किया है उन्होंने कि प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता का
एक स्थान पर केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा गाइस तो क्या होगा कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में चली जाएगी और उससे क्या होगा कि वो व्यक्ति तानाशाह भी बन सकता है। देन वो आपके जो हमारा जन व्यक्ति होता है उसके बारे में वो विचार ही नहीं करेगा, वो परेशान है या फिर वो पीड़ित है किसी चीज़ से तो वो उस चीज़ को बारे में नहीं सोचेगा। यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि हमारी जो प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक सत्ता जो होती है एक स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। वे अधिकारियों के पृथक्करण के सिद्धांत और व्यक्ति के स्वतंत्रता के पक्ष में थे। वो कहते थे कि व्यक्ति को भी कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए कि जिससे कि वो अपने कुछ डिसीजंस को ले सके। सो गाइज याद रखेंगे मॉन्टेस्क्यू ने ये सब चीज़ कहा है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि हमारे जो इमाइल डर्कहाइम हैं, हमारे जो इमाइल डर्कहाइम हैं वो हमारे मॉन्टेस्क्यू से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सो याद रखेंगे कि हमारे जो इमाइल डर्कहाइम है वो मॉन्टेस्क्यू से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सो गाइस सेकंड थिंकर हमारे उस टाइम के आते हैं जॉन लॉक। सो गाइस जॉन लॉक क्या करते हैं? जॉन लॉक बिलीव करते हैं इन एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन राइट्स। देखते हैं राइट टू लीव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पर्सनल फ्रीडम। सो वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास कुछ सर्टेन राइट्स होनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर राइट्स या फिर कुछ अधिकार होने चाहिए। वो अधिकार इन्होंने 3 बताए हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि राइट टू लीव होना चाहिए, जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी, उनका अपनी प्रॉपर्टी पे अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट आता है राइट टू पर्सनल फ्रीडम, उनकी पर्सनल फ्रीडम पर कोई भी सरकार उनका अंकुश ना लगा सके। हिंदी में देखते हैं जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका जॉन लॉक ने बताया है। नेक्स्ट आपके आते हैं वोल्टेयर। सो वोल्टेयर क्या कहते हैं? वोल्टेयर कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता। वो कहते हैं कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप क्या आते हैं रूसो। सो रूसो के बुक देखी थी सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है जो इन्होंने 1762 में लिखी है। उसमें वो कहते हैं द पीपल ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू चूज देयर सॉवरीन। ही बिलीव दैट पीपल कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटीज़ बेस्ट ओनली अंडर अ गवर्नमेंट विद देयर ओन चॉइसेस। सो उनका कहना था कि लोग जो हैं, जो पीपल हैं, वो डेवलप तभी कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट तभी बना सकते हैं जब उनकी गवर्नमेंट उनकी चॉइस की हो। ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में कि उनका विश्वास था कि लोगों के व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब उनकी पसंद की सरकार हो। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इनको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है सो प्लीज़ कमेंट मी। सो गाइज़ हमने यहाँ पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसमें हमने 4 थिंकर्स को यहाँ पर देखा है। सो फर्स्ट एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट थिंकर हमारे मॉन्टेस्क्यू आते हैं। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर एंड द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, कि पावर को एक जगह सेपरेट मत करिए और हर व्यक्ति को लिबर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने आपका बोला है कि हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ राइट्स होने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग 3 राइट्स ऐसे बताए हैं उन्होंने जो कि हर व्यक्ति के होने चाहिए। जो राइट टू लीव होना चाहिए, जीवन का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है आपका वोल्टेयर। वोल्टेयर का ध्यान रखेंगे, वो कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता और बोलने की स्वतंत्रता हमारी हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके आते हैं रूसो। रूसो कहते हैं कि एक व्यक्ति का विकास बहुत अच्छे से तभी हो सकता है जब उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सरकार बनी हो, उसकी चॉइस की वहाँ पर सरकार बनी हो।
सो गाइज़, आज हमने आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सारे मेजर कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट्स हैं हमारे लिए, वो हमने देख लिए हैं, बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में कुछ प्रॉब्लम आई है, देन कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ कमेंट मी, देन आई विल सॉल्व ऑल द क्वेरीज। सो गाइज़, थैंक यू for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. So guys, we will focus on this. See dreams, believe in yourself and achieve your goals. So guys, you can achieve your goals definitely. Just believe in yourself and focus on study. So thank you so much guys for everything. And I just want to tell you again, please like, share and subscribe my channel. Thank you.